मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अनुदेशन को समझा, अनुदेशन का अर्थ, अनुदेशन के प्रारूप और अनुदेशन की प्रक्रिया। आज हम अनुदेशन के सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुदेशन के कौन कौन से सोपान हैं जिसके आधार पर इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तो हमारा टॉपिक है अनुदेशन। अनुदेशन के सोपान। अनुदेशन के सोपान। अब अनुदेशन के सोपान जिन पे चलकर इन प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है, तो वो सोपान निम्नलिखित है। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहला सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो हम जो भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य और उद्देश्य के किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि बिना उद्देश्य के तो एक चींटी भी अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होती है। उद्देश्यम बिना पिपीलिकाम न प्रवर्तते। तो इस प्रकार जब भी कोई कार्य जीवन में हम शुरू करें तो उसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण करते समय यह निश्चित कर लेना चाहिए कि छात्र द्वारा वो उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो वो उद्देश्य छात्र के स्तर के अनुसार प्रशंसनीय होने चाहिए। तो सबसे पहले स्पष्ट होने चाहिए और प्रशंसनीय होने चाहिए। तो हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा इसमें तैयारी करना। तैयारी करना। तो उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद एक शिक्षक फिर उस पाठ की तैयारी करता है, यानी पाठ से संबंधित विषय वस्तु, सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री आदि की वो व्यवस्था करके और उस पाठ को नियोजित करता है। शिक्षण बिंदु किस प्रकार से हमें प्रस्तुतिकरण करना है, तो वो सब पूर्ण तैयारी पहले ही कर ली जाती है। तीसरा पॉइंट है वो है इसमें तैयारी करने के बाद वो उसका प्रस्तुतिकरण करता है। क्या करता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा उद्देश्य निर्धारण किया, तैयारी की गई और तैयारी करने के बाद अब उस की गई तैयारी को क्लास में किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, तो वो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। यानी कौन सी क्रियाएं एक शिक्षक को करनी पड़ती है या अनुदेशक को करनी पड़ती है। तो अनुदेशक के कई रूप होते हैं, जैसे कि वह प्रोत्साहक होता है, प्रबंधक होता है या भूमिका निर्माता होता है, शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करता है। तो उस समय उस प्रस्तुतिकरण के समय उसे अपनी भूमिका का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो शिक्षण बिंदु है उनका स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले पढ़ना, पढ़ाना, फिर प्रश्न पूछना, फिर विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और लास्ट में मूल्यांकन करना। तो ये सारे सोपान इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण कहते हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है, यानी पाठ का आरंभ किस प्रकार से किया जाए। अगला पॉइंट है वो है संप्रेषण। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? संप्रेषण। अब क्रियान्वयन के लिए जो जो स्टेप तैयार किए गए थे तो वो विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का संप्रेषण, यानी कि शिक्षण विधियों का यूज करते हुए किस प्रकार से उस ज्ञान का संप्रेषण क्लास में किया जाए, जिससे कि शिक्षण का जो शिक्षक का जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बन सके। तो ये संप्रेषण के दौरान इस क्रिया को किया जाता है। अगला पॉइंट है वो है इसमें आता है आत्मीकरण। आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या होता है? अगला पॉइंट है पांचवा, आत्मीकरण। आत्मीकरण यानी पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया, तैयारी की, उसका प्रस्तुतिकरण किया और क्लास में उसका संप्रेषण एक शिक्षक के द्वारा किया गया। जब संप्रेषण किया गया तो छात्रों ने उसमें से कितना ग्रहण किया, कितना आत्मसात किया, वो आत्मीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे आत्मीकरण कहते हैं या उसके केंद्र बिंदु को समझना या पढ़ाए हुए पाठ में से ग्रहण करना, वो आत्मीकरण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है वो है मूल्यांकन। कौन सा? मूल्यांकन।
मूल्यांकन क्या होता है कि छात्र ने जब आत्मीकरण कर लिया, विषय वस्तु को ग्रहण कर लिया, कितना ग्रहण किया, कितना नहीं किया, क्या कमी रह गई, शिक्षण विधियों में कितनी कमियां हैं, किसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए छात्र की उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा। तो इसके लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में कई विधियां होती है, जैसे कि प्रश्न पूछकर, लिखित, मौखिक रूप से, प्रत्यय स्मरण के द्वारा। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है, जिसके आधार पर छात्रों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है और छात्र भी अपनी शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावशाली होने का पता लगा सकता है। एक टीचर भी, तो टीचर के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है स्वयं का, और छात्रों का भी उसमें मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ मूल्यांकन में टीचर भी अपनी शिक्षण विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। अगला आता है पृष्ठ पोषण। 7वां पॉइंट क्या है? पृष्ठ पोषण। तो पृष्ठ पोषण क्या होता है कि छात्र के सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार से पुष्ट बनाया जाए या किस प्रकार से उसको स्थायित्वता प्रदान की जाए। तो ये पृष्ठ पोषण के द्वारा इसको किया जाता है। छात्रों को पुष्ट संपोषण द्वारा इसमें प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि छात्रों को पुनर्बलन दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, जिससे कि वे ज्ञान को पुष्ट बना सके। उनकी त्रुटियों की, उपलब्धियों का ज्ञान शिक्षक को पृष्ठ पोषण के दौरान ही होता है। तो ये सब अनुदेशन के सोपान के आधार पर उस जो अनुदेशन की प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जाता है। अब इस अनुदेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद इसके कुछ सिद्धांत हैं, अनुदेशन के सिद्धांत है, जिसके आधार पर इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो देखिए, पहला है अनुदेशन के सिद्धांत। अनुदेशन के सिद्धांत वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन पे चल करके इसको सही तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो इसमें पहला सिद्धांत है, वो सिद्धांत है कक्षा के समस्त छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित हो सके। नंबर 1, कक्षा के छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो पहला सिद्धांत है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु के ज्ञान के संप्रेषण के समय जो जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो जो कार्य और व्यवहार किए जाते हैं, वो कार्य और व्यवहार ऐसे होने चाहिए कि छात्र उनसे अभिप्रेरित हो सके और शिक्षण में रुचि ले सके। तो इस सिद्धांत का इसमें विशेष महत्व है। दूसरा है वो है इसमें छात्रों में सीखने की इच्छा शक्ति जागृत करना। छात्रों में सीखने की इच्छा शक्ति का विकास करना। तो छात्रों में सीखने की इच्छा शक्ति का विकास करना है। तो यानी शिक्षण है, जो शिक्षण की विधियां हैं, विधियों को इस प्रकार से प्रयोग करें कि छात्र उसको आसानी से सीख सके या फिर उसमें अपनी रुचि जागृत कर सके। तो इसके लिए एक टीचर को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का भी प्रयोग इसमें करना चाहिए, तो तभी यह सीखने की इच्छा शक्ति का विकास हो सकता है। तो अगला पॉइंट है इसमें, वो पॉइंट है इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है, वो है छात्रों में सादा जीवन उच्च विचार की भावना उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में उच्च विचार की भावना जागृत करना। यानी कि छात्र शिक्षण के दौरान उच्च विचार रखें। ऐसे उदाहरण, ऐसे प्रसंग छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे कि छात्र
की भावना सीखने की भावना उसमें जागृत हो सके। अगला पॉइंट है वो है अनुदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों में रुचि अभिप्रेरणा। पॉइंट है इसमें अभिप्रेरणा विकसित करना। तो शिक्षक को छात्रों की अभिप्रेरणा पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सके जिससे कि छात्र आसानी से उसको सीख सके। तो यह अभिप्रेरणा यदि छात्रों में नहीं होगी तो यानी सीखने के लिए टीचर को छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए। तो जब तक छात्र मोटिवेट नहीं होंगे तब तक वह उस कार्य को आसानी से नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये इसके नियम थे। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जानने योग्य परम आवश्यक तत्व, जानने योग्य आवश्यक तत्व उसमें दूसरा, तीसरा है इसमें जानने योग्य आवश्यक तत्व, तीसरा है जानने योग्य सामान्य तत्व, जानने योग्य सामान्य तत्व। और 7वां पॉइंट है वो है इसमें जाना जा सकता है ऐसे तथ्य जिनको जाना जा सकता है। तो इन 3 चीज़ों का इस अनुदेशन के प्रपत्र को और टीचर को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन कौन से तत्व है जो जानने योग्य परम आवश्यक है, या फिर जिनको सामान्य तत्व है जिनको जाना जा सकता है, और ऐसे कौन से तत्व है जिनको हम जान सकते हैं, जाना जा सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा था अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांत और अनुदेशन के सोपान। तब फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।